हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी मीन्स लेट्स स्टार्ट टुगेदर। हमने एक इग्नू के बीपीएससी 133 का एक गैस पेपर निकाला है, जिसकी एक वीडियो पहले से चैनल पे आ चुकी है, पार्ट 1। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लो, उसके बाद ही आपको यहाँ से समझ आएगा। तो हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी कि ब्लॉक 1 हमारा ख़त्म हो चुका था। अब ब्लॉक 2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसको लेकर चलते हैं। लोकतंत्र और अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं को समझने से पहले हमें शासन व्यवस्था को समझना अनिवार्य है। शासन व्यवस्था से अभिप्राय निम्न तत्वों से है: शासन कौन करता है, आज्ञा पालन कैसे होता है, राजनीतिक पद्धति केंद्रित है या विकेंद्रित है। ठीक है, शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण भी इन्हीं के आधार पर होता है, यानी कि जब हम शासन को लोकतंत्र और अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में पढ़ते हैं तो इनका जो वर्गीकरण है, इनका जो हम अंतर करते हैं, वो इन्हीं आधार पे करते हैं, इन्हीं 3 आधार पे करते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस अर्थात जनता, एक मिनट, हाँ, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस अर्थात जनता और क्रेटिया अर्थात शासन या सत्ता से हुई है। डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक नगर के राज्यों के शासन व्यवस्थाओं के लिए हुआ, जिसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं थी। यानी कि जो लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई वो ग्रीक भाषा से ही हुई है, और शुरुआत में ग्रीक के जो नगरों में जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उन्हीं के लिए उसका लोकतंत्र का प्रयोग हुआ था। और जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पे, उनमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं उस टाइम पे कार्यरत थी। मतलब उस टाइम पे जो जिन व्यवस्थाओं को लोकतंत्र में रखा गया वो ये तीनों व्यवस्थाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उत्पत्ति के बाद से अब तक लोकतंत्र या डेमोस अर्थात जनता में किसको शामिल किया जाए, यह विषय विवादित रहा है तथा इसकी धारणा में परिवर्तन आता रहा है। जो लोकतंत्र है, इसमें जो लोग, यानी कि जो लोग हैं, इनमें किन को शामिल किया जाए, यह विषय जो है जब से इसकी उत्पत्ति हुई है और आज तक विवादित रहा है। 20वीं शताब्दी में डेमोस के अंतर्गत उन सभी वयस्कों को शामिल किया गया है जो उस देश के स्थायी नागरिक हैं। ठीक है, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद लोकतंत्र में लोगों में उन लोग व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो उस देश के स्थायी नागरिक हैं, जैसे इंडिया के हम स्थायी नागरिक हैं। इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार यह है कि किसी भी देश की जनता को वोट डालने का समान अधिकार है। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार निम्न देशों में, यानी कि जर्मनी में 1919 में शुरू हुआ, अमेरिका में 1920 में शुरू हुआ, ब्रिटेन में 1928 में शुरू हुआ, फ्रांस में 1946 में शुरू हुआ और भारत में 1950 में लोकतांत्रिक रूप से शामिल हुए हैं। ये सब सार्वभौम वयस्क मताधिकार इन देशों में लोकतांत्रिक रूप से इन तिथियों में लागू हुए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। मेरा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सही मायने में लोकतंत्र, एक मिनट, सार्वभौम वयस्क मताधिकार ही सही मायने में लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र से आशय, यानी कि जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, उसी के आने के बाद हम लोकतंत्र को सही मायने में लोकतंत्र मानते हैं। क्योंकि लोकतंत्र जो है उसका मतलब होता है लोगों में से, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन व्यवस्था है। यानी कि लोगों में से ही चुनना है, लोगों के द्वारा ही चुनना है, लेकिन लोग ही चुनेंगे और लोगों के लिए, यानी कि अपने लिए। तो जब से सार्वभौम वयस्क मताधिकार आया, जब से लोग वोट खुद डालने लगे हैं, तो सही मायने में लोकतंत्र की शुरुआत सार्वभौम वयस्क मताधिकार आने के बाद ही शुरू हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र, अच्छा, नव स्वतंत्र राष्ट्रों में भी अपनी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र पराजित किया। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश के जो उपनिवेशिक राज्य थे, जो नए स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने अपने आप को लोकतंत्र पर आधारित किया ना। ठीक है, नए बने उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रीय जो वास्तव में स्वशासन स्थापित नहीं कर पाए, उन्होंने भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करके अपने आप को लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि जो देश अभी तक स्वतंत्र भी नहीं हो पाए थे, उन्होंने भी
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करके अपने आप को, अपने देश को लोकतंत्र में स्थापित किया। अगला, वर्तमान में जनता द्वारा शासन को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं और प्रणालियों का विकास हुआ, परंतु यह पूरी तरह से प्राचीन ग्रीक और रोमन, जो इसको ध्यान देना, रोमन तथा इटली के गणराज्यों से आधुनिक थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार इन्हीं में से एक है। ठीक है, ये क्या बोल रहा पॉइंट कि वर्तमान में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं की प्रणालियों का विकास हुआ, यानी कि जो प्रणालियाँ होती हैं जो लोकतंत्र की व्याख्या करती हैं या इसके विकास में सहायक होती हैं, इनका विकास हुआ। लेकिन ये जो प्रणालियाँ हैं ये प्राचीन में जो ग्रीक और रोमन तथा इटली के गणराज्य, यानी कि जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, उससे अलग थी, यानी कि उससे मतलब ये थोड़ी सी आधुनिक थी, जिसकी वजह से लोकतंत्र की वृद्धि हो पाई या जो लोकतंत्र का आधुनिकीकरण हो पाया। ऐसी बात है। ठीक है, अगला है हमारा अधिनायकवादी शासन। ठीक है, इसको देखते हैं। अधिनायकवादी शासन, जिसको सत्तावादी शासन भी कहते हैं, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है, यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था जो है लोगों में से, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, उससे विपरीत है। अधिनायकवादी शासन के शासक स्वयं तय करते हैं कि व्यक्ति या जनसाधारण के लिए क्या हितकारी है। क्या मतलब है इसका? लोकतंत्र में जनता खुद डिसाइड करती है कि हमारे लिए क्या ठीक है, कौन सा नेता ठीक है, कौन सी व्यवस्था ठीक है। लेकिन अधिनायकवादी शासन में जो शासक है वह स्वयं तय करेगा कि व्यक्ति या जनसाधारण के लिए क्या हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है। ठीक है, इस व्यवस्था में जन इच्छा का कोई महत्व नहीं होता, शासक के अनुसार सभी कार्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अधिनायकवादी शासन में कुशलता। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कुशल होती है क्योंकि सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती हैं, अर्थात निर्णय लेने, निर्णयों का पालन करने, कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने में सुव्यवस्थित ढंग होता है। यानी कि ये तो इसके बुरे पॉइंट है, यानी कि जिससे हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, और ये है उसके कुशलता के पॉइंट जिसमें हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि सारी जो शासन व्यवस्था होती है वो एक ही आदमी के हाथ में होती है, यानी कि एक ही शासक के हाथ में होती है, जिसकी वजह से निर्णय लेना, कानून बनाना तथा उनका पालन करना सुव्यवस्थित ढंग से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें तेज़ी से विकास होता है। देखिए इसमें क्या होता है, तेज़ी से विकास होता है। अधिनायकवादी तंत्र में विकास तेज गति से होता है क्योंकि इसमें एक नेता, एक नीति, एक विकास लक्ष्य होता है जिसका सभी लोग पालन करते हैं। ठीक है, ये भी पुराने वाले पॉइंट की तरह रिलेटेड है। आर्थिक साधनों का समुचित विकास व उपयोग संभव होता है। ठीक है, विकास के लिए एकता, शांति व व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसका अधिनायकवादी शासन में कठोरता से पालन किया जाता है। यानी कि किसी भी देश में विकास करना है तो उसके लिए एकता की और अनुशासन की या कठोरता की आवश्यकता होती है, जो अधिनायकवादी शासन में हमें मिलता है। ठीक है, अगला इसमें एकता की स्थापना होती है। कैसे? देश में एक दल तथा एक सरकार होने के कारण विचारधाराओं की आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाती है तथा सारी जनता एक नेता के साथ रहती है। अगर जैसे हमारे देश में अनेक पार्टियां जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, और इनकी आंतरिक लड़ाई चलती रहती है, तो इसमें क्या होता है कि वो सारी आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाती है क्योंकि इसमें विरोधी दलों का अभाव होता है। ठीक है, अगला इसमें राष्ट्रीयता की भावना। अधिनायकवादी शासन में एक नेता, एक विचारधारा, एक राष्ट्रीय नारा सभी व्यक्तियों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर ही देती है। ठीक है, जाहिर सी बात है। संकट काल में अधिनायकवादी शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है। क्यों? क्योंकि एक ही शासन है, एक ही उसकी नीति है, एक ही उसका लक्ष्य है, क्योंकि इसमें निर्णयों का पालन जो है तेज़ी से होता है। ठीक है, इस तंत्र में देश का बहुमुखी विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र भी तेज़ी से विकास की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमें चुनावों में या अनेक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से जो खर्च होता है वो बचता है। अगला है एकता, अनुशासन, कर्तव्य परागणता के कारण विकास तेज़ी से होता है। ठीक है, रूस, जर्मनी, चीन इसके साक्षी हैं। ठीक है, इसमें जो हम इसका उदाहरण ले सकते हैं वो रूस, जर्मनी और चीन को ले सकते हैं। इनकी जो विकास की जो स्पीड है वो कितनी तेज़ है लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले। अगला है कुछ विद्वानों ने इसे मानव व्यवहार के अनुकूल माना है। मानव व्यवहार के अनुकूल क्यों माना है देखते हैं। मानव स्वभाव से अपने हितों की रक्षा चाहता है।
मानव जो है वो अपने हितों की रक्षा चाहता है, फिर चाहे उसे कोई भी सरकार कोई भी करे। और अधिनायकवादी शासन में मानव का विकास तथा समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि अधिनायकवादी शासन जो है वो मानव व्यवहार के लिए अनुकूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के बीच छोटे छोटे अंतर देखते हैं हम क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र जनता को स्वतंत्रता, समानता, न्याय के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन अधिनायक इसमें जनसाधारण को स्वतंत्रता प्राप्ति का अधिनायकवादी शासन में जनसाधारण को स्वतंत्रता प्राप्ति का अभाव रहता है, अर्थात शासन अपने निर्णय व कानूनों का पालन करने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जो निर्णय या जो नीति जनता को ठीक लगती है वही लागू होती है, वरना उसके लिए विरोध होता है। ठीक है, अगला है लोकतंत्र का मूल आधार जन कल्याण है और इसका मूल आधार जो है राष्ट्रीय कल्याण है। ठीक है, इसलिए राष्ट्र के लिए ज़्यादा कुशल होती है। लोकतंत्र में जनता के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। लोकतंत्र में जो है जनता को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। कौन कौन सी? जैसे अभी हमने देखा, रक्षा के लिए न्यायालय जाने की उनका प्रावधान होता है, यानी कि अगर उन्हें किसी सरकार की नीति से या किसी भी चीज़ से दिक्कत है तो वो न्यायालय जा सकते हैं। और न्यायालय जो है किसी भी राजनीतिक दल या सरकार के दबाव में नहीं चलता। इसमें जनता की स्वतंत्रता का अभाव रहता है। अधिनायकवादी शासन में जनता की स्वतंत्रता का अभाव रहता है। ये इसका सबसे मतलब एक ही माइनस पॉइंट है, बस बाकी सारे प्लस पॉइंट है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति को योग्यता, क्षमता एवं उसके व्यक्तित्व के विकास को समुचित एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अधिनायकवादी शासन में क्या होता है? जन कल्याण को ध्यान में ना रखकर राष्ट्रीय कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। जन कल्याण जो होता है वो राष्ट्रीय कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है, और लोकतंत्र में क्या होता है? लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में युद्ध का विरोध तथा समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से या बातचीत द्वारा, कानून निर्माण व संधि समझौता द्वारा सुलझाया जाता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनको युद्ध ना करके शांतिपूर्ण तरीक़ों से, संधि से, समझौतों से सुलझाया जाता है। और अधिनायकवादी शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन के लिए जनता पर भी बल का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो दूर, जो देश की जनता है उसके ऊपर भी बल का प्रयोग किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है तो। अगला है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें स्थायित्व होता है, इसमें क्रांति की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लोकतंत्र में जो है स्थायित्व होता है, यानी कि जो सरकार आती है वो जनता की सहमति से आती है, तो जनता उसका विरोध नहीं करती, तो इसमें क्रांति की भी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अधिनायकवादी शासन में स्थायित्व बलपूर्वक रहता है, यानी कि स्थायित्व तो उसमें भी है लेकिन वो बलपूर्वक है, तथा मुक्ति के लिए केवल सैन्य क्रांति ही एकमात्र रास्ता होती है। यानी कि अगर हमें अधिनायकवादी शासन से छुटकारा चाहिए तो केवल एकमात्र रास्ता है वो है सैनिक क्रांति, और सैनिक क्रांति आसानी से नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा पार चले जाते हैं जब जाकर होती है। अगला देखते हैं। लोकतंत्र अनेक जातियों, समुदायों, वर्गों एवं संगठनों के मध्य सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। ठीक है, और अधिनायकवादी शासन जो है उसमें एकता केवल राष्ट्र के लिए होती है। यानी कि लोकतंत्र में जो उसका धर्म है, जाति है, उसके लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है व्यक्ति को, लेकिन अधिनायकवादी शासन में उसको स्वतंत्रता जो है, एकता जो है, स्वतंत्रता जो है सिर्फ राष्ट्र के लिए दी जाती है। यानी कि एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म, एक विचारधारा भी। अगला है, लोकतंत्र में प्रत्येक कार्य जन सहयोग से होते हैं। और एक मिनट, इसको नीचे करना पड़ेगा। लोकतंत्र में प्रत्येक कार्य जन सहयोग से होता है, और इसमें क्या होता है? जन सहयोग ना होने पर बल का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र जो है उसमें कुछ भी कार्य करने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है और उसका पालन भी किया जाता है। लेकिन अधिनायकवादी शासन में अगर जन सहयोग नहीं मिलता है तो बल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बल का प्रयोग करने से हमें देश को जो है बहुमुखी विकास का लाभ मिलता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। लोकतंत्र खर्चीली सरकार है, अर्थात इसमें चुनावों में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे की पूर्ति जनता द्वारा टैक्स वसूल कर की जाती है।
वहीं अगर हम अधिनायकवादी शासन की बात करें तो यह सरकार कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें प्रति कुछ वर्षों में जो चुनाव होने वाले होते हैं उनका खर्च बच जाता है ना। और चुनाव में जो प्रचार किए जाते हैं, रैलियां की जाती हैं, उनका पैसा बचता है, और जो पैसा बचता है वो देश के विकास में होता है। क्योंकि इसमें प्रचार करने में भी आप ही देखो, जब इंडिया में चुनाव होते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, उसमें कितना पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का क्या पैसा तो हमारी खर्च होता है ना। अगला है, इसमें दीर्घकालीन नीतियों को पालन करना में कठिनाई आती है। जो दीर्घकालीन नीतियाँ होती हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली नीतियाँ होती हैं, उनको पालन करने में बहुत कठिनाई आती हैं, क्योंकि निश्चित समय सीमा के बाद चुनाव होते हैं तथा अगली सरकार उन नीतियों को कुशल मानती है या नहीं, यह उनकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। जैसे 2014 से पहले कांग्रेस थी, अब उसकी नीतियों को बीजेपी गवर्नमेंट जो 2014 के बाद आई है वो मानती है नहीं मानती है, उसकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो दीर्घकालीन नीतियाँ हैं उनका पालन होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगला है, इसमें दीर्घकालीन अधिनायकवादी शासन में क्या होता है, इसमें दीर्घकालीन नीतियों को लागू करना तथा उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होना संभव है, लेकिन लोकतंत्र में नहीं है। अगला है, विभिन्न जाति धर्म और वैचारिक विभिन्न जाति धर्म और वैचारिक भिन्नताओं के कारण एकता खंडित हो सकती है लोकतंत्र में, क्योंकि सबको इसमें स्वतंत्रता दी जाती है, सबको इसमें प्रधानता दी जाती है। जब भी अगर हम उसमें अधिनायकवादी शासन में बात करें तो देश की एकता की स्थापना में अधिनायक तंत्र बहुत सहायक रहता है। इसमें विभिन्न दलों के विरोधी विचारधाराओं का अभाव होता है तथा सारी जनता एक ही नेता के पक्ष में होती है, यानी कि जो भी निर्णय आता है एक ही नेता के पक्ष से आता है और उसका पूरी देश की जो जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, समर्थन करती है। अगला है, विभिन्न राजनीतिक दल और उनकी विचारधारा लोगों की एकता का बंटवारा करती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जैसे हम मान सकते हैं, वैसे ऐसा है नहीं, हम मानते हैं कि कांग्रेस का झुकाव जो मुस्लिम पक्ष की तरफ ज़्यादा है, बीजेपी का हिंदू पक्ष की तरफ ज़्यादा है। तो क्या होता है कि इसमें हमारे यहाँ जाति पे राजनीति होती है, आधे लोग इधर बट गए, आधे लोग इधर बट गए, राजनीति हो रही है, यही है बस। लेकिन ऐसा सच नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, कभी आप सच में समझ लो। ठीक है, अब क्या है, यह राष्ट्रीय की भावना, अधिनायकवादी शासन में क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में सहायक है, यानी कि जाति धर्म ये सबको पीछे छोड़ के वो राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में सहायक है। एक नेता एक दल का विचारधारा एक नारा सभी को एक झंडे के नीचे खड़ा कर देता है, यानी कि एक नेता एक नारा एक विचारधारा सभी लोगों को झंडे के नीचे, यानी कि देश के झंडे के नीचे खड़ा कर ही देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड ब्लॉक से ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 4th यूनिट से है, वो है राजनीति में सैन्य शासन। तो हमारा क्वेश्चन उसमें क्या बन सकता है कि राजनीति में सैन्य शासन की व्यवस्था और परिणामों की चर्चा करें। क्वेश्चन अगर बदल के भी आता है तो उसमें आपको आंसर सेम ही लिखना है। तो उसमें हम देखते हैं परिचय। सैन्य शासन जब किसी देश में की राजनीतिक व्यवस्था अर्थात कार्यपालिका विधायिका जैसे अंगों पर सैन्य शक्तियों का नियंत्रण हो जाए, यानी कि सैन्य शक्तियाँ जो होती हैं वो मतलब कि आपातकाल में या फिर किसी युद्ध की स्थिति में ही कार्यरत रहती हैं, लेकिन अगर वो किसी देश की विधायिका और कार्यपालिका के को नियंत्रित कर लेती हैं तो क्या होता है, उस परिस्थिति को बोलते हैं सैन्य शासन। ठीक है, अब आते हैं आगे। राजनीति में सैन्य शासन की व्यवस्था राजनीति में सैन्य शासन की व्यवस्था की व्याख्या। ठीक है, करते हैं, देखते हैं अभी। जब ये रहा व्यवस्थित शासन, चाहे लोकतंत्र हो या अधिनायक हो, में सेना और शासक के बीच सामंजस्य और दिशा निर्देशों में असहमति या विवाद बढ़ने लगता है जब सेना द्वारा यह फैसला लिया जाता है, यानी कि सरकार चाहे लोकतंत्र की हो चाहे अधिनायकवादी शासन की हो, जब सरकार यानी कि कार्यपालिका विधायिका के और सैन्य शासन जो है यानी कि जो सेना जो है उनके बीच में जो तालमेल का काम होता है वो नहीं हो पाता है जब सेना द्वारा ये कार्य किया जाता है, यानी कि ये फैसला लिया जाता है। और सेना क्या करती है, बलपूर्वक सैन्य शासन को स्थापित करती है। ठीक है, सैनिक शासन के अंतर्गत सेना के उच्च अधिकारी अधिकांश या पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय लेते हैं, अर्थात जिस राष्ट्र में लोकतांत्रिक शासन को बलपूर्वक अपदस्थ कर दिया जाता है और सेना द्वारा शासन की बागडोर संभाली जाती है, इनको सैनिक शासन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इसको आप ध्यान से समझना।
अगला है हमारा, सैनिक राजनेताओं को महत्वपूर्ण पद नहीं प्रदान करते, यानी कि सैनिक जो होते हैं वो राजनेताओं को महत्वपूर्ण पद नहीं देते। नौकरशाही अर्थात असैनिक अधिकारी कार्यरत रहते हैं। नौकरशाही के साथ प्रबंधक एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भी कार्यपद पर रहते हैं, यानी कि जो नेता हैं सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सारे नौकरशाही, यानी कि हमारे IAS IPS जो होते हैं ये, इनको और डॉक्टर साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हैं इनको भी नहीं निकाला जाता, यानी कि ये भी अपने कार्यपद पर जारी रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एक मिनट, हाँ, अमोस पेरलमटर तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक शासन रचना की दृष्टि से पूरी तरह सैन्य शासन नहीं है, यानी कि जो आधुनिक सैनिक शासन है वो पूर्ण रूप से सैनिक शासन नहीं है, क्योंकि इसमें सैनिक के साथ साथ असैनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने और लिखना भूल गया हूँ तो सुधार रखना। अगला है, एशिया अफ्रीका के नवनिर्मित राष्ट्रीय में यह कल्पना की गई कि सेना कार्यपालिका की सहायिका के रूप में कार्य करेगी, परंतु सेना ने खुद को मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया और सरकार का तख्ता पलटकर खुद शक्ति में आ गई। यानी कि जो एशिया के और अफ्रीका के नवनिर्मित राष्ट्र थे जो नव स्वतंत्र हुए थे ब्रिटिश औपनिवेशक से, उन्होंने सेना से यह कामना की कि सेना जो है उनकी सहायिका के रूप में कार्य करेगी, लेकिन सेना ने क्या किया, अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाकर सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद शक्ति में आ गई। अगला है, पाकिस्तान, म्यांमार, नाइजीरिया जैसे देश सेना ने खुद को राजनीतिक शासकों से अधिक मजबूत बनाकर तख्ता पलट किया और राजनीतिक फैसलों में खुद शक्तिशाली रही। यानी कि ये जो है सैनिक शासन के मुख्य उदाहरण माने जा सकते हैं तीनों देश। ठीक है, अब देखते हैं राजनीति में सेना हो, अच्छा, राजनीति में सेना के परिणाम। ठीक है, इसमें है, राजनीति में सेना हो या सेना में राजनीति हो, दोनों के परिणाम जो है दुष्ट होते हैं, यानी कि दुष्परिणामी होते हैं। उनके नकारात्मक परिणाम ही हो सकते हैं, पर सकारात्मक कभी नहीं हो सकते। किसी भी विकासशील राष्ट्र में सेना को सशक्तिकरण के लिए आवश्यक माना जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या या अस्वीकारक तत्वों को रोकने के लिए सेना का प्रयोग करते हैं। जैसे 1950 के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। अगला है, विकासशील देश जहां धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्रीय आधार पर विभाजित समाज होता है, वहां, जैसे कि हमारा देश है, वहाँ सेना ही राष्ट्रीय एकीकरण को अंतिम रूप दे सकती है। यानी कि जहाँ पे जाति धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, वहाँ पे सेना ही है जो राष्ट्र में एकता को रूप दे सकती है। परंतु पाकिस्तान और नाइजीरिया में एकीकरण का कार्य सही ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ की स्थिति अभी भी बदतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अनेक अनुभवी अध्ययनों में यह सिद्ध किया गया है कि राजनीतिक, आर्थिक और आधुनिक कारण के कार्यों में सेना की भूमिका तो नकारात्मक रहती है या उनका कोई विशेष योगदान नहीं आता। यानी कि जब भी सेना सत्ता में आती है तो उससे राजनीतिक गतिविधियां जो हैं या आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनकी विकास में या तो नकारात्मक प्रभाव रहते हैं या फिर कोई खास भूमिका नहीं रहती है। अगला, वास्तव में राजनीति में सेना का हस्तक्षेप सामान्य एक विचित्र स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण राजनीति अल्प विकसित रहती है, जिसके कारण ही सेना सत्ता में आई होगी। यानी कि जिन कारणों से सेना सत्ता में आती है, राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल रही होती है, वह स्थिति लगातार बनी रहती है। यानी कि सेना के सत्ता में आने से राजनीति की जो व्यवस्था में जो गड़बड़ थी वो ठीक नहीं होती है, यानी कि जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सैन्य शासन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। अगला पॉइंट है, सैनिक शासन से राजनीतिक प्रक्रिया का स्वतंत्र प्रभाव जो है वह अवरुद्ध हो जाता है। सत्तारूढ़ रहने के लिए सैनिक किसी भी प्रकार के आंदोलन, विद्रोह को पनपने नहीं देते तथा प्रदेश की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यानी अगर जनता किसी भी प्रकार की जो नीतियों का विरोध कर सकती है लोकतंत्र में या राजनीतिक दलों के अधिकार पर, वो हम सैनिक शासन में नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया का जो स्वतंत्र प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो अटक जाता है। अगला पॉइंट है, जिन देशों में राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप बार बार देखने को मिले, उन देशों में विकास की जो गति है या विकास कल्याण की जो गति है वो बेहद कम रहती है। ये हमेशा देखने को मिला है। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लगातार सैन्य शासन देखने को मिलता है
और पाकिस्तान का विकास आपके सामने कैसे हो रहा है। अगला है राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा राजनीति के बुरे हाल के साथ ही राजनीति में उतरने से सेना की क्षमता में भी फ़र्क पड़ता है। यानी कि राजनीति पर तो दुष्प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं इस स्थिति के, परंतु सेना पर भी इसके बुरे परिणाम पड़ते हैं। देखते हैं उनके उदाहरण। 1967 के अरब इजराइल के युद्ध में सीरिया की सेना की पराजय का कारण जो था वो अधिकारियों के बीच फूट बताया गया था। थोड़ी सी गलती हो गई है टाइपिंग में, ध्यान देना। अधिकारियों में फूट पड़ी थी जिसके कारण जो है सीरिया की सेना की पराजय हुई थी। अगला है आंतरिक द्वेष के कारण ही इराकी सेना भी सफल नहीं हो पाई। यानी कि जो इराक की सेना है वो भी आंतरिक द्वेष यानी कि आंतरिक लड़ाई जो होती है उसके कारण ही सफल नहीं हो पाई। अगला पॉइंट है मिस्र की सेना भी व्यावसायिक कौशल में से वंचित रही। यानी कि जो मिस्र की सेना है वो भी व्यावसायिक कौशल से वंचित रही। ये इसके 3 उदाहरण लिख सकते हो आप दुष्परिणामों के। सेना में दुष्परिणाम, राजनीति में दुष्परिणाम का उदाहरण जो है वो पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश हो सकते हैं, लेकिन सेना के जो दुष्परिणाम हुए हैं उसमें उसका उदाहरण ये 3 देश हो सकते हैं। इनको आप ध्यान से देखें बस। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अगले क्वेश्चन जो अगले वीडियो में देखेंगे हम। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो जब तक आप चैनल को लाइक कर दो। और जो पिछली वीडियो का लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वरना चैनल पर जाके देख लो।